साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज हम सभी साथियों के लिए एक दूसरा प्रैक्टिस सेट लाए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट देख लिया होगा। आइए चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसका ये क्वेश्चंस आप मत देखिएगा, 41 नंबर दिया है, ये एक जान के चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया, तो आधार काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका डॉक्टर मोहन अवस्थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, डॉक्टर मोहन अवस्थी। ठीक है, इसकी कुछ व्याख्याएं देख लेते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया और सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा। ठीक है, और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये व्याख्या की। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। हिंदी साहित्य का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मिश्र बंधु हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है 1913 में लिखी गई। तो 1913 में कौन सी इनकी पुस्तक है? मिश्र बंधु विनोद लिखी गई पुस्तक। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने समय लगभग 5,000 कवियों का उल्लेख किया है। तो मिश्र बंधु में इनकी जो पुस्तक है उसमें लगभग 5,000 कवियों का उल्लेख किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 तक तथा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका 1983 से पत्रिका का संपादन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या थी मिश्र बंधु और महावीर प्रसाद से और प्रताप नारायण मिश्र से। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित्र देखिए कौन सा माना जाता है आपका। इसका सही जवाब होगा ए नंबर। ठीक है, भविष्यत कहा। तो ये भविष्यत कहा किसकी रचना है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में लौकिक चरित्र काव्य धनपाल कृति, तो ये धनपाल जी का रचना है, भविष्यत कहा को माना जाता है। जबकि योगसार परमात्मा प्रकाश के लेखक जोयेंदु हैं और पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह हैं। ठीक है, मुनि राम सिंह भी कहा जाता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या थी। आगे चलिए देखते हैं। आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्तियाँ भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु लज्जन्तु वयसऊ जई भाग्य घर एव तू इस ग्रंथ के लेखक हैं। तो इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 44 का इसका सही जवाब है हेमचंद। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शायद
मेरे पढ़ने में त्रुटि हो रही हो, क्षमा मांगता हूँ। पर यह प्रीसेट सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हेमचंद है। आदिकाल, इसकी व्याख्या है, आदिकाल काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति, भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा तुंग, लज्जे लज्जे तू वयसहु जड़ जई भाग्य घर एतु। हेमचंद की पंक्ति है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी थे। इनके प्रमुख ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ये व्याकरण है। कुमारपाल चरित्र इनकी रचनाएं हैं। योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंद अनुशासन, देश नाम माला कोश, ये रचनाएं हैं इनकी। आइए चलिए देखते हैं गौड़ी संप्रदाय के संपादक कौन है। तो गौड़ी संप्रदाय के संपादक कौन है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका गौड़ी संप्रदाय के संपादक चैतन्य महाप्रभु हैं। ठीक है, तो ये डी नंबर आपका सही होगा। और देख लेते हैं इनकी व्याख्या। हित हरिवंश का है संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, स्वामी हरिदास का है सखी या टाटी संप्रदाय, लालदास जी का लाल पंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है। तो मदनाष्टक हैं, उनके रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका रहीमदास। ठीक है, नदनाष्टक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जहां आपको व्याख्या की जरूरत पड़ेगी, मैं व्याख्या करूंगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ये पंक्ति किसकी है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर, कबीरदास का है। ठीक है, आगे चलते हैं। पद्मावत में ये देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है पद्मावत का, हमने अभी आपको 2-3 मिनट की वीडियो दिया है, उसमें ये देखिए प्रतीकों के बारे में हमने बताया है। तो इसमें पूछा है रतन सेन का प्रतीक क्या है इसमें। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो 2 मिनट का वीडियो है और उसमें सभी पात्रों का प्रतीक दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। इसका सही जवाब है ए, मन। ठीक है, इसमें देखिए जितने हैं, पद्मावत में रतन सेन, इसकी व्याख्या हम कर देते हैं आपको। पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के पात्र इस प्रकार हैं। तो देखिए इसमें 14 भुन है मानो पिंड। ठीक है, और चित्तौड़ इसमें शरीर के प्रतीक हैं। रतन सेन इसमें मन के प्रतीक हैं। सिंघल दीप इसमें हृदय के प्रतीक हैं। पद्मावती बुद्धि एवं परमात्मा के प्रतीक हैं। और हीरामन तोता
जिसे सुवा भी कहा जाता है। इसका प्रतीक गुरु है, ठीक है। और नागमती भोग विलास एवं संसार का प्रतीक है, ठीक है। तो ये सब था इससे संबंधित। आगे चलिए देखते हैं। शुक्ल जी दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी का, ठीक है। आगे चलते हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं, तो कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर। रस मंजरी किसकी रचना है? तो नंददास का है। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। यह रीति निरूपण संबंधित रचना है। इसके नायिका भेद का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी कौन सी कथन सही है? इसमें से देखना है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? इसमें सही बताना है आपको पहले। इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, ठीक है। नीचे दिया हुआ है, ये सी नंबर सही है। इसमें 2, 3 और 4 सही हैं। तो उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये एक सही है। और उन्होंने विभिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, ये भी सही है। आगे चलते हैं। दूसरा सही है। उसके बाद उन्होंने भगवान के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। तो ये तीनों सही है, मगर पहला इसमें ये गलत है, ठीक है। ये वाला गलत हो गया और ये तीनों सही है। आइए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी के प्रथम आचार्य में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है? तो इन चारों में से देख लीजिए। तो आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थोड़ा सा सही कर देते हैं आपके लिए। तो इसका सही जवाब है आपका सी नंबर, ठीक है। महाराज जसवंत सिंह के बारे में कहा गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? तो सेनापति की रचना कौन सी है इसमें से? का सही जवाब है बी नंबर, कवित्त रत्नाकर। सेनापति के बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सेनापति द्वारा मुख्यतः 2 ग्रंथ माने जाते हैं। पहला कवित्त रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 394 छंद हैं। छंदों में राम कथा का
वर्णन है। तो इसमें राम कथा का वर्णन है। इसमें 394 छंद और 5 तरंगे हैं। ठीक है, इस रचना में। और इनकी दूसरी रचना है काव्य कल्पतरु। इसमें रीति ग्रंथ का माना जाता है। इसके विषय में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। तो इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो सेनापति के बारे में ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारिक कवि ने नहीं कहा। तो ये भी एक पंक्ति है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। ठीक। और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है? तो श्लेष अलंकार है। तो ये व्याख्याएं भी आप ध्यान रखेंगे। आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। महाराज जसवंत ने भाषाभूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर किया? तो इसका सही जवाब है आपका, सही जवाब है चंद्रलोक। ठीक है। महाराज जसवंत सिंह ने भाषाभूषण की रचना चंद्रलोक ग्रंथ के आधार पर की। महाराज जसवंत मारवाड़ के शासक थे। वे राठौर राजपुत्र थे। वे एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने सिद्ध बोध, आनंद विलास तथा भाषाभूषण नामक ग्रंथों की रचना की। तो इनकी और भी 2 रचनाएं हैं, सिद्ध बोध और आनंद विलास, और भाषाभूषण इसमें दिया ही हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीतिबद्ध नहीं है? तो इसमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है, इसमें देखना है कौन से लेखक नहीं है रीतिबद्ध। तो इसमें सही जवाब है घनानंद। ये रीति मुक्त कवि है। ठीक है। घनानंद रीतिबद्ध कवि नहीं बल्कि रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशव हैं। ठीक है। जो इनका जन्म है 1555 से 1617। सेनापति हैं और जसवंत सिंह हैं, मतीराम हैं, देव हैं और भिखारीदास और पद्माकर, ये लोग रीतिबद्ध कवि हैं। और रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं देखते हैं। रीतिबद्ध कवि शेख आलम हैं, घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं और द्विज देव हैं। और रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कौन से कवि हैं? तो बिहारी हैं। ठीक है। ये बिहारी का जन्म 1595 से 1663 है। तो ये क्रमतः सभी लोग हैं। इसकी व्याख्या हमने आपके सामने कर दी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो इसमें देखिए, इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर, रसिक प्रिया केशव की रचना। ठीक है। रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। ठीक है। जहाँ व्याख्या की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम व्याख्या जरूर करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और अपने साथियों को शेयर करेंगे। ठीक है। कोशिश है कि हमारी व्याख्या करते हुए चलें कि सभी तत्व को आप एक ही वीडियो में मिल जाए आपको। तो मैं इसकी भी व्याख्या कर देता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ आचार्य केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया कब इसका है 1551 में। ठीक है, रचा गया
ये ईस्वी है। ठीक, आगे देखते हैं। को माना जाता है आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव को ही हिंदी के रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, जबकि कुछ विद्वान कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम कृति हरिहित तरंगड़ी को रीतिकाल का प्रस्थान ग्रंथ मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल अखंड परंपरा चलने के दृश्य से आचार्य चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है, ठीक है, रीतिकाल का प्रवर्तक, और गणपत चंद्र और डॉक्टर नागेंद्र ने किसको माना है, तो इनको केशवदास जी को माना है। और कुछ विद्वान ऐसे हैं कृपा राम कृति हित तरंगड़ी को मानते हैं। आगे चलते देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से है? तो आप बताएंगे इनमें से। रुकिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अच्छे से दिखे आपको। इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, बालकृष्ण शर्मा। ठीक है, इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं। ठीक है, कवि हैं। जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका पूरा नाम दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत धारा के कवि हैं। आगे चलते हैं। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 58 नंबर दिया है। इसका सही जवाब होगा भारतेंदु, खुद ही थे। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग से दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ परमात्मगत भविष्य काव्य भक्ति काव्य विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्त कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे। तो ये व्याख्या रही। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल उपनाम से किसको पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। तो आपसे पूछ लिया जाएगा त्रिशूल उपनाम किसका है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल था। ये श्रृंगारी कवि स्नेही उपनाम से लिखते थे। तो श्रृंगारी कविताएं ये स्नेही उपनाम से लिखते थे, तथा राष्ट्र भावनाओं की कविताएं त्रिशूल नाम से लिखते हैं। तो राष्ट्र भावनाएं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते हैं। खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कृषक कुंदन, प्रेम पचीसी,
राष्ट्रवीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी आदि इनकी रचनाएं हैं। आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये तो अक्सर हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रियप्रवास, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृति प्रियप्रवास 1914 में, ठीक है, 14 को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रियप्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? तो इसका दूसरा भी नाम था व्रजंगना विलाप, और वैदेही वनवास इनकी रचना है जो 1941 में लिखी गई हरिओद का ग्रंथ है। जबकि साकेत 1931 में ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। ये साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त की, और कब का है ये? 1941 में, ओके। आगे चलते हैं। 1941 नहीं, 1931 है साकेत मैथिली शरण गुप्त की, क्षमा करिएगा। गुप्त का प्रथम का तथा कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है। तो कामायनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जयशंकर प्रसाद जी का है, और ये 1935 में, ठीक है, लिखा गया 1935 में। आइए चलिए देखते हैं हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इन चारों में से आप देखेंगे इसका सही जवाब होगा डी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ऊपर कर देता हूँ अच्छे से, आप देखिए। इनमें से बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका तो इनमें से अभी हमने एक चर्चा किया था वो रचना है, तो कृषक कृंदन, ठीक है, ये रचना नहीं है इनकी। सिद्धराज और डिम्बा जय भारत, ये रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की तीनों हैं, ठीक है। और ये रचना आपका किसका है? कृषक कुंद मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है ये। सॉरी, क्षमा करिएगा। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर। आइए और देख लेते हैं। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निराला की कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। जूही की कली 1900 कब तक, 1916, ठीक है, 1916 कविता परिमल में संग्रहित है। तो ये परिमल रचना में संग्रहित है। परिमल में संग्रहित है। आइए चलते हैं आगे। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद, नहीं सॉरी, महादेवी वर्मा का। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, यह उद्घोष है। तो ये महादेवी वर्मा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य आत्मा की, ऊपर कर देते हैं अच्छे से आपको दिखे। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 66 का डी नंबर, जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। छायावाद को वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, अभिव्यंजना। कवि के आगे ऊपर देख लें अच्छे से, ऊपर कर देते हैं। कवि के उपरांत हर विन्यासकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। तो इसका सही जवाब होगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, तारसप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1943, ठीक है, सॉरी 1943, ये डी नंबर सही है। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो इनका कौन सा काव्य संग्रह है? इसका सही जवाब होगा हाशिए का गवाह, ठीक है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? तो हाशिए का गवाह। नवगीत दशक के संपादक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका नवगीत, तो इसका सही है शंभुनाथ सिंह। आगे चलते हैं। नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सदल मिश्र का। सदल मिश्र का होगा। इनमें से कौन सा बुद्धि के आख्यान पर आधारित नाटक है? इनमें से कौन बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है? तो इसका सही जवाब है लहरों के राजहंस, ठीक है, लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? तो इसमें से बताना है आपको एकांकीकार कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब है भवानी प्रसाद भगवती चरण वर्मा है।
आगे चलते हैं। वह सफ़र था कि मुलाकात मुकाम था, सॉरी, वह सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका हैं। तो इसका सही जवाब है आपका, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैत्री पुष्पा ने लिखा है। वह सफ़र था कि मुकाम था। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध बताना है, इन सबको देख लीजिए, ऊपर कर दे रहे हैं। इसका सही जवाब होगा आपका डी नंबर, और बाकी सब सही है, इसमें सही, बाकी सब सही मिलान है। ठीक है। काला पहाड़, भगवान दास मोरवाल। ठीक है। अंधेरे के जुगनू किसका है? रांगे राघो का। वे दिन निर्मल वर्मा का है। और ये करवट किसका है? तो ये इनका ना होके ये अमृत लाल नागर का है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। आगे चलिए देखते हैं। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो ये किसने कहा था? ये प्रोफेसर मेहता ने कहा था। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इरावती है। ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो हृदय हारणी। ठीक है। आगे चलते हैं। सुकून की बीवी किसकी रचना है? तो ये निराला की रचना है। आगे चलते हैं। ऐसी लड़की किसकी रचना है? तो ये कृष्ण सोभती की रचना है, इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका सही जवाब है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके, कालचक्र से। आइए देख, अगला है नई कविता के मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है? तो नई कविता के मुक्तक छंद के लेखक कौन है? निबंध के लेखक, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत देखना है इसमें, इसको ऊपर कर देते हैं, अच्छे से आप देखें, असंगत देखना है। तो इसका सही जवाब हो असंगत एक में है। ठीक है, ये है। और धर्मवीर भारती तो मानव मूलक और साहित्य, ये सही है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, तो इन लोगों से संबंधित ये हैं। पर विद्यानिवास मिश्र, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असंगत युग्म विद्यानिवास मिश्र विचार और अनुभूति हैं, क्योंकि विचार और अनुभूति के रचनाकार डॉक्टर नागेंद्र हैं। शेष युग्म संगत है। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ये डॉक्टर, ये किसने, विचार और अनुभूति, इसका नागेंद्र जी का है, ये नहीं है। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक है के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं।
झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो ममता प्रसाद है। आगे चलते हैं। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृति संस्मरण नहीं है, तो इसमें से देखना है नहीं। तो इनका संस्मरण कौन सा नहीं है? तो यामा संस्मरण नहीं है, बाकी सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। निर्मल वर्मा कृति चीड़ों पर चांदनी, ये किसकी रचना है? पहले तो निर्मल वर्मा की। इसमें ये कैसी रचना है आपको बताना है, तो यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, आगे चलते हैं। काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसमें से कौन सा? प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, अंत में जगड़ तगड़ नहीं। ठीक है, तो ये सी नंबर आपका सही है। आगे चलते हैं। हिंदी का सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो इसका सही जवाब है 351। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? तो लड़की जाए, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर सही होगा इसका। संभाव्य भविष्यकाल, लड़की जाए, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? तो इसमें से देखना है, तो मृत्यु स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए चले आगे देखते हैं, इसको ऊपर करते हैं, क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकें। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसमें देखना है द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, परशुराम। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देख लीजिए इसको, इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर। ठीक है, सुनहार। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गंगा का परिवाचक नहीं है? पूछा है इसमें, तो गंगा का परिवाचक कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, तो इसका सही जवाब होगा सरिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वार्धम शब्द का विलोम होगा, शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, परधर्म। निम्नलिखित, इसको देखिए, पहले ऊपर कर देते हैं अच्छे से। जिसमें जानने की इच्छा हो, ठीक है, एक शब्द बताना है आपको, जिसमें जानने की इच्छा हो, उसका सही जवाब होगा आपका जिज्ञासु। ठीक है, अगला है, दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रखकर दृश्य का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर। ठीक है, पटकथा। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? तो इसमें देखना है आपको क्या नैतिक है इन चारों में से, तो आपका सही जवाब होगा सही जानकारी। ठीक है, सही जानकारी होनी चाहिए विज्ञापन में।
उत्तम रामचरित का प्रधान रस है, इसका प्रधान रस बताना है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर, करुण रस। हरित्रा समास पद का विग्रह होगा, तो इसका समास होगा क्या? विग्रह। इसका सही जवाब है हरिड़ा त्राह। आगे चलते हैं। नी धातु के लट लकार मध्य पुरुष एक वचन के रूप में होगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका डी नंबर, अन्य। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें, तो इसका सी नंबर सही हो। ग्राम परितः वृक्षा संति, ठीक है, ये सही है। निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है, तो इसमें से गलत कौन सा है देखना है, तो ये सी नंबर गलत है, इसका मीनिंग गलत दिया हुआ है और बाकी सब सही है। आइए चलिए आगे देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। मैंने कहा होगा वाक्य में, वाक्य है, कैसा वाक्य है ये आपको बताना है, तो ये कैसा वाक्य है? ये संदेहवाचक है, ठीक है। मैंने कहा, ये संदेहवाचक है। आगे चलिए देखते हैं। उत्थान का विलोम होगा, उत्थान का पतन विलोम होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें यज्ञ का पर्यवाचिक नहीं है, तो इसमें देखना है यज्ञ का पर्यवाचिक नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर, विज्ञ, ठीक है। और बाकी सब है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें तत्सम शब्द बताना है आपको कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका त्वरित, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून, तो ये श्लेष अलंकार है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक मिनट अच्छे देखिए आप, एक उपन्यास रचना है, तो इन चारों में से देखिए कौन सा स्त्री विमर्श है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर, ठीक है। पिछले पत्र की औरतें, ये शरद सिंह, ये सही है। निम्नलिखित, आगे देखते हैं, अच्छे से देख लीजिए, इसको ऊपर कर देते हैं। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक हैं, तो मार्क्सवादी आलोचक, एक मिनट, रामविलास शर्मा है, ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, काव्य संग्रह है, किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में नहीं है, तो चार स्तंभों में नहीं है पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर, मैथिली शरण गुप्त। और बाकी हैं। निम्नलिखित में से निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सा लंबी कहानी कविता नहीं है, तो लंबी कविता कौन सा नहीं है, तो भिक्षुक नहीं है, बाकी लंबी कविताएं हैं निराला की, ठीक है। आगे चलते हैं।
मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्य स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं है रही? तो इसका सही जवाब होगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। मध्यकाल में ब्रजभाषा से साहित्यिक रूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? तो नहीं पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कविता को प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना है? तो इसमें देखना है आपको, इसको देख लीजिए अच्छे से, इसमें से बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका पद्माकर भट्ट। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? किसको कहा जाता है भक्ति काल के? तो इसका सही जवाब होगा आपका तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।